वीडियो शायद आपको ब्लर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा और नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। तो यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया करके ये बता दें कि सब चीज़ें ओके हैं, जब तक हम थोड़ा सा अपना काम कर लें आपको क्यूआर कोड दिखाकर। और फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ वीडियो को, ताकि जो लोग आपके शेयर करने से आपके ग्रुप के ज़रिए आते हैं वो भी आ जाएं और वो भी इस लाइव का आनंद उठा सकें। एवीटी ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे भाई ये कहाँ से आ गया? ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में और वो उन तमाम सारी बातों पर बात करेंगे, लेकिन आप सबने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया वीडियो को, अपने मित्रों से भी कह दिया लाइक करने के लिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर लेंगे चंद्रयान को लेकर। चंद्रयान को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं और अभी फिर से खबर आ रही है। हमने कहा ना, जब तक चंद्रयान रहेगा कुछ ना कुछ खबर आती ही रहेगी। ये रहा आपका रोवर और खबर नीचे, चंद्रमा पर भूकंप क्वेश्चन मार्क, इसरो ने कहा कंपन को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे, देखें वीडियो। तो चंद्रमा पर भूकंप आया ऐसा बताया जाता है, बड़ी घटना है। यानी चंद्रमा पर भी टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, यानी चंद्रमा पर भी टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में रगड़ खाती हैं, स्लिप होती हैं और उनकी वजह से जो भूकंप धरती पर आता है कमोवेश वैसा ही भूकंप चंद्रमा पर भी आ रहा है। तो अगर इसको माने तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है चंद्रमा और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है वो टेम्परेचर में है। खैर बहरहाल जो घटना घटी उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके बात नहीं बनेगी। और ये चंद्रयान है जो भूकंप को मापने में कामयाब रहा और भूकंप की ये वो स्थिति है, आयन करंट रजीम और इलेक्ट्रॉन करंट रजीम। तो बाकायदा टाइम से लेके एक एक चीज़ देखिए, चंद्रयान में कोई वो बात नहीं हो रही जो आप विदेशी चीज़ों में देखते हैं। यदि नासा का ये होता तो कोई डिटेल नहीं आती आपके पास में, आपको सिर्फ न्यूज़ आती। यहाँ बाकायदा एक एक चीज़ जो मशीन रिकॉर्ड कर रही है वो दिया जा रहा है। रंभा एलपी चंद्रयान 3 का जो है उसने इसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया के सामने ईमानदारी के साथ इसको रखा जा रहा है। कोई छुपाया नहीं जा रहा कि भाई किस प्रकार से जो है भूकंप आया नहीं आया, उसको हम कैसे नाप रहे हैं, किस तरीके से नाप रहे हैं। रोवर मूवमेंट फेज़, ये रोवर का मूवमेंट है और ये देख रहे हैं आप, एक ये सो द पॉइंट इज़ कि ये जो ILSA रिस्पॉन्स फॉर रोवर मूवमेंट, तो ये रिस्पॉन्स बाकायदा मिल रहा है हमारे को। और यदि भूकंप है तो ये रहा वो भूकंप, सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करके एक्सेलरेशन के साथ में दिया हुआ है। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये भूकंप आया और इसरो खुद इस बात को बता रहा है। इन सितु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार seismic activity ILSA payload on Chandrayaan 3 lander, the first microelectronic mechanical system technology based instrument on the moon, has recorded movement of the rotor on payloads. Additionally, it has recorded an event appearing to be a natural one on August 26, 2023. The source of this event is under investigation. ILSA payload is designed to realize LEOS Bangalore. The deployment mechanism is developed by URSC Bangalore. तो अब तक इस घटना को कोई भी देश इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। किसी को नहीं पता था कि चंद्रमा पर
भूकंप भी आता है, लेकिन भारत पहला ऐसा देश है जिसने लूनार पॉइंट पर ना सिर्फ अपना चंद्रयान उतारा बल्कि रोवर भी लगातार काम कर रहा और एक से एक नई जानकारी आ रही जिसके बारे में इससे पहले किसी को नहीं पता था। कुछ लोग कह रहे थे हमारे लोग चांद पे उतर गए, उन्होंने पहला कदम भी रख दिया, उन्होंने झंडा भी गाड़ दिया। बड़े कमाल की बात है, जो लोग चांद पे उतरे उन्हें ये नहीं मालूम था कि वहाँ क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उन्हें ये नहीं मालूम था कि वहाँ सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। तो क्या वहाँ क्या भुट्टे सेकने गए थे क्या? जब इतने सारे लोग वहाँ गए, मतलब व्हाटएवर 2 लोग, तो क्या करने गए थे? टेम्परेचर का भी सही नहीं बता पाए कि मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे कितना टेम्परेचर है। चंद्रयान ने तो निकाल लिया। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं सर। तो अब इस चीज़ को लेकर बड़ी हैरानी हो रही है इन तमाम सारी एक्टिविटीज़ को देखकर। लेकिन एक और इसमें बड़ी मज़ेदार बात है कि इन तमाम सारी चीज़ों का वहाँ होना, अगर आप भारतीय शास्त्रों में देखेंगे तो आपको उसमें लिखा मिल जाएगा। हमें आज तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि चंद्रमा पर पानी है, ऑक्सीजन है, ये हमारे शास्त्रों में आखिर लिखने वाले जो लोग थे, क्या वो चंद्रमा पर होकर आए थे? उनको आखिर कैसे ये मालूम था कि वहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स हैं और ये चंद्रमा इन चीज़ों से बना हुआ है? अगर आप गहनता से इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा जिन चीज़ों से बना हुआ आपके शास्त्रों में बताया गया, वही चीज़ें आज चंद्रयान ढूंढ कर दे रहा है। लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाए जो लोग सबसे पहले गए थे 60 के दशक में, फिर नहीं गए। क्यों? मन नहीं हुआ, मम्मी की याद आती है वहाँ जाकर, हम नहीं गए, हमने कहा मम्मी को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही सही, क्या कर सकते भाई, वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। वी कांट हेल्प इट। युगरतन जी प्रणाम भैया, कह रहे हैं यही निस्वार्थ और कल्याण की भावना है सब कुछ। 1 मिनट, दुनिया को सच्चाई शेयर किया जा रहा है ताकि पूरा विश्व लाभ उठाए, देने की भावना देवता वाली परंपरा। एब्सोल्युटली, देखिए एकदम क्लियर है बॉस, हमारे यहाँ कोई छुपाने उपाने वाला काम नहीं है। श्वेता कंथरा जी, नितिन जी, मैं आपको रोज़ सुबह घर का काम करते हुए सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगते हैं आपके लाइव, आप बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि जो लोग इससे इतने पहले चांद पर गए थे, वो लोग वहाँ पर भुट्टे सेकने गए थे, किस लिए गए थे, ये तो आप वही जवाब दे सकते हैं सर, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आया। हमें तो कहीं से कहीं तक ये समझ में नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है, और वो समझाने में कामयाब नहीं है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। क्लियर है? तो साहब ये रही चांद की इतनी सारी बातें। एक और चीज़, रशिया का एक हमसे जस्ट पहले उन्होंने छोड़ा था लूना 25, तो लूना 25 रशिया का, वो भी मिल गया साहब। चंद्रमा पर जहाँ क्रैश हुआ रूस का लूना 25, नासा ने ढूंढ निकाली वो जगह, बना बड़ा गड्ढा। अब भाई हमें नहीं मालूम कि ये वही जगह है दूसरी है, नासा का ऐसा कहना है कि बड़ा गड्ढा बन गया साहब, यहाँ पर क्रैश हुआ था। ओनली गॉड नोस की क्रैश हुआ था, क्योंकि ऐसे गड्ढे बहुत सारे हैं, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर दिखने वाले। हाँ, और इन पर मैं भरोसा ज़रा कम ही करता हूँ नासा वासा वालों पर। ठीक है ना भाई, एकदम स्पष्ट बात है। आप मुझे चाहे बायस्ड कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, भारतीय जो काम करते हैं ठोक बजा कर करते हैं, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती, झूठ नहीं बोलते। ये जितने भी बाकी विदेशी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी दूसरा राष्ट्र हो, ये लोग झूठ भी बोलते हैं, इनके काम भी कभी परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो जो क्लैरिटी है वो एकदम क्लैरिटी है माइंड में। न्यूज़ आई है इसलिए हमने आपको बताया, कितनी सही है कितनी नहीं वो हमें नहीं मालूम, पर खैर भारत चंद्रमा पे गया, साइंटिस्ट ने पहुंचाया, मोदी जी को लोग श्रेय दे रहे हैं, पर हमारे भारत के नेता मजा ले कि भाई साहब वो बाज आ जाए। एक और आए हैं, सुन लीजिए उनकी, और हाँ थोड़ा अपना मुंह पकड़ कर बैठिएगा, जोर से हंसी निकली तो इतनी रात को जो है पड़ोसी मारेगा आपको। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर
लोग गए सब घूमे फिरे, चंद्रयान पर लोग गए सब घूमे फिरे, चंद्रयान पर लोग गए सब घूमे फिरे, लोग हमारे वैज्ञानिक देश का नाम ऊंचा हुआ। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए सब घूमे फिरे, चंद्रयान पर लोग गए सब घूमे फिरे। नहीं मतलब हमको नहीं भेजा मोदी जी, सबको भेज दिया, सब घूमे फिरे। कौन कौन घूमे फिरे? घर के पराठे ले गए थे कि नहीं? अच्छा, लिट्टी चोखा ले गए होंगे। अरे यार, मैंने कमाल कर दिया भैया। बिहार के लोगों से मेरा एक निवेदन है भाई, मतलब यार ये फूफा मत चुना करो और दामाद मत चुना करो और जीजा मत चुना करो। दो चीज़ें ज़रा थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। पढ़े लिखे ढंग के लोग चुनिए, आपके प्रदेश की बेइज्जती होती है बाहर पूरे देश में, है ना। इस प्रकार के, और वो भी इतने बड़े नेता से, इतने बड़े कद के नेता। छोटा मोटा कोई नेता होता जिसका नाम नहीं सुना, इससे पहले भी किसी ने कुछ कहा था, वो इतना वैल्यू नहीं रखते। हालांकि वो भी कहीं एमएलए एमपी कुछ जो भी वोटेवर थे, पर ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं आप, और इस प्रकार के बयान। चंद्रयान पे लोग गए घूमे फिरे, वहाँ चंद्रयान को हार्ट अटैक आ रहा भाई साहब, और भूकंप इसीलिए आया वहाँ पर, कोई दूसरा कारण नहीं है। इन लोगों के बयानों से चंद्रमा बेचारा हिला हुआ है, उसको भूकंप आ रेला है, और ये लोग मजाले की मान जाए। अजब गजब लोग हैं साहब, क्या बयान देते हैं, सोचते भी नहीं बोलने से पहले। भाई साहब रोवर ख़राब हो जाएगा, मेहरबानी कर दो, ऐसे बयान ना दो आप लोग। नेताओं से विशेष निवेदन है। मैं कहता हूँ मोदी जी, नेताओं के बयानों को जब तक चंद्रयान का समय, तब तक के लिए ज़रा इनको बैन कर दिया जाए, ना तो खाली पीली हमारा चंद्रयान जरूर बैठ जाएगा। कमाल है, चंद्रयान पर लोग गए घूमे फिरे। मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी नीचे ही रह गए। एक और हैं वैसे, जो पिछले वाले हमने कहा ना, जिनकी कोई ज़्यादा खास वैल्यू नहीं, उनको भी देख लीजिए। हमारे साथ शक्ति यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? आरजेडी के ये भी मुख्य प्रवक्ता हैं, वो भी आरजेडी, ये भी आरजेडी। गजब, आरजेडी ने कमाल कर दिया। क्योंकि भाजपा तो कह रही है स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम चीजें चली है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। देश के वैज्ञानिक ने कई बार कई सफल कार्यक्रम किया है। आज चंद्रयान 3 का सफल जो हुआ है लैंडिंग, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री जी क्या भूमिका है? नासा के वैज्ञानिकों को बधाई दे दी। कोई चंद्रयान पे लोग घूमने जा रहे हैं, कोई नासा को बधाई दे रहा है। नासा वाले बेचारे हैरान परेशान हैं। आरजेडी वालों से निवेदन है, कृपया करके ऐसा ना करें। नासा वाले परेशान हो, कह रहे भाई साहब किस बात की बधाई लें, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तो खुद बेचारे रो रो के गम में हमारा हाल बेहाल है, हम कामयाब ना हो पाए, भारत हो गया, और ये नासा को जाके बधाई दे रहे हैं। कमाल के लोग हैं ये, इस देश के नेता हैं जिनको हम चुनते हैं। कमाल है, हद ही है मतलब। चलिए, यहाँ तो बेचारा निर्जीव मशीन इतना सब कुछ जांच कर पा रहा है, लेकिन झूठे अमेरिका रूस वाले कहते हैं कि चंद्रमा पे जो ज़िंदा इंसान खुद गए वो भी टाइम पास कराए। देखिए क्या है ये, आगे नहीं पीछे देखिए, याद रखिएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी जो थ्योरी है, जो इन्होंने बताया कि हमारा आदमी गया वहाँ लैंड किया, मुझे इस पर थोड़ा सा अब शक होता है। पहले तो नहीं होता था, क्योंकि हमको किताबों से ऐसे ही पढ़ाया गया था, जो पढ़ाया जाता वही हम पढ़ते हैं। लेकिन अब ज़रूर शक होने लगा है, क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी एकदम स्पष्ट हो रहा है। खैर, चंद्रमा पर चंद्रयान तो लैंड हो गया, दूसरे की भी तैयारी हो रही है। आदित्य L1 देखें ज़रा। आदित्य L1 के लॉन्च से पहले इसरो वैज्ञानिकों ने मंदिर पहुंचकर लिया भगवान का आशीर्वाद। देखें वीडियो। अरे फिर से, अरे भाई साहब फिर से मंदिर पहुंच गए। अब आप समझो, वो क्या है, वो एक होता ना, वो खतरे में आ जाता जो बार बार हैं। कौन सी चीज़ है जो खतरे में आ जाती है बार बार? पता तो होगा आप लोगों को। तो वो जो सेक्युलरिज्म नाम की जो चिड़िया है, जो बार बार खतरे में आ जाती है,
अब तो भयंकर खतरे में आने वाली होगी इस हिसाब से। कमाल है। तो फिर से पहुंच गए साहब आशीर्वाद लेने। चलिए वो भी देख लेते हैं कि वाकई में गए या लोगों ने गप मार दी। ऐसा तो नहीं फर्जी न्यूज़ छाप दी इन्होंने। देख लेते हैं, वीडियो देख लें पहले, तब तसल्ली होगी। हाँ भाई साहब, बराबर वीडियो है। और एक नहीं है तो बहुत सारे हैं। मैं कह रही हूँ भाई साहब, ये कुफर हो रही है, कुफर। आप देख लीजिए, बाद में ना कहना बताया नहीं था। ऐसे साइंटिस्ट को जाना चाहिए क्या? ये लुंगी में हैं, ये साड़ी में, ये गलत नहीं हो रहा भाई साहब? बताइए आप। हैं वो कोई कह रहे थे पता नहीं सभी का क्या क्या मिला हुआ है इस मिट्टी में। हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। एक आध यहाँ पर भी पहुँचाओ तो समझ में आए। कमाल है। तो आदित्य L1 के लिए भगवान की शरण में फिर से पहुँचे। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से भगवान ने चंद्रयान को सफल बनाया, ऐसे ही भगवान आदित्य L1 को भी सफल बनाए। तो आखिर कैसे, क्यों बार बार भगवान की शरण में जा रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान से ही सीखा है। और मैं ऐसा खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, इसरो के प्रमुख कह रहे हैं इस बात को। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें ही सब कुछ है। The journey of language in Sanskrit and the rocket science, the aeronautics that connects them. I'm really fascinated many a times by the संस्कृत लैंग्वेज और एरोनॉटिक्स दोनों का बड़ा आपस में गहरा रिश्ता है। work of great scholars and that they have created such great books. The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. सूर्य सिद्धांत कहते, पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो सूर्य सिद्धांत है। And this is a book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun. और ये वो किताब है जो सन, प्लैनेट सब के बारे में बात करती है और कैसे सब एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। The periodicity of this movement, the time scales which are involved. जो पीरियोडिक उनका टेबल है और जो टाइम स्लॉट्स हैं उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। The size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic. Now travelers, it went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. कहते हैं कि सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है, किसकी कितना साइज़ है, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन किसके कैसे घूम रहा है, कितनी उसकी गति है, उसका डायामीटर, सर्कमफ्रेंस, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी नॉलेज हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दी और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग आए, यहाँ से हमारी नॉलेज चुरा कर वहाँ ले गए और कुछ हज़ार साल बाद वो वापस पलट कर हमको ये कह रहे हैं कि हमने ईजाद कर लिया। वी आर द इन्वेंटर्स। मतलब समझ रहे हैं आप? शुद्ध हिंदी में चोर हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड वाले। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसरो के प्रमुख कह रहे हैं। Though it was all found out here, it was written down in this language, and today we know that it has been created. जबकि सब कुछ यहीं लिखा गया था, हमारी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन अब हमको लग रहा है, हाँ अब हमें एहसास हो रहा है, तब हम पढ़ते ही नहीं थे ना। Varaha Mihira, through his Panchasiddhanta, we know much about it today. Lagaga, in the 1500 year BC, he has created the Vedanta Jyotisha. Aryabhata's work 1, Varaha Mihira's works, Bhaskara 1 and 2. Brahmagupta, it created the Brahmasputa Siddhanta, again a scientific work. Parameshwara and many others in Kerala, where I am coming from, wrote the Goladipika, which is again a very interesting book on astronomy. You know that many of the literature written in terms of the ideas. इतनी सारी किताबें बता दी, हम में से किसी ने पढ़ी नहीं, हमको पता ही नहीं, हमको किसी ने बताया भी नहीं।
ये फ़र्क होता है सर जब आप अपनी भाषा को नहीं जानते और जिस प्रकार से धीरे से आपकी भाषा को हटाकर अंग्रेज़ी भाषा को यहाँ ला दिया गया और आप बड़ी खुशी खुशी, संस्कृत आज भी नहीं पढ़ता आदमी। मैं अब भी निवेदन करूँगा तमाम सारे लोगों से, संस्कृत इसलिए मत पढ़िए कि आपको शास्त्र पढ़ने, ये दुनिया भर के सिद्धांत पढ़ने, बिल्कुल मत पढ़िए। संस्कृत इसलिए पढ़िए कि इससे बेहतर स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है जिसमें 100 में से 100 आते हो। संस्कृत इसलिए पढ़िए क्योंकि ये आपके भविष्य को बना देगा। दूसरी जगह आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाओगे, किसी भाषा में नहीं ला पाओगे, संस्कृत में ले आओगे। इसलिए संस्कृत बचपन से ही पढ़ते रहिए और भविष्य में आगे जाकर आपको ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। युगरत्न जी कहते हैं आजकल ये नासा स्पेस ग्रहों को लेकर कुछ नया शगुफा छोड़ते रहते हैं, पूरी दुनिया को चुपचाप मानना पड़ता है क्योंकि अंधों के राज्य में काना राजा होता है। एब्सोल्युटली यही सच्चाई है। और ये तो बड़े इजीली, मतलब इनके साथ ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो आपके तो स्क्रिप्चर्स को मानते ही नहीं, बोले ये तो झूठ है, ऐसे ही लिखा है। और आज तक उनसे किसी ने नहीं पूछा ये तुमने कहाँ फिल्म आया था कि एक आदमी उतरा उसने पैर रखा, कहाँ फिल्म आया था ये? हाँ, थोड़ा ये भी तो बता दो किधर फिल्माया गया था। ज़ीरो ग्रेविटी तो इस धरती के ऊपर भी हो जाती है। खैर अभी तक वो पैर किसी को नहीं मिला। कहाँ नासा गया था, पैर रखा था, तो पैर तो सैटेलाइट से घूमते घूमते लोगों को दिख जाता, वो पॉइंट क्यों नहीं बता देते ये पॉइंट है। आजकल तो कितना आसान है, मैप खोलो उस पर पिन ड्रॉप कर दो तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। तो उनकी भी मिल जाएगी, ना वो पैर मिल रहा है ना सिर मिल रहा है, आप कहते कि वो झंडा भी नहीं मिलेगा। खैर चलिए, धीरे धीरे सनातन वापसी कर रहा है। और वापसी कैसे कर रहा है? आप लोगों के ज़रिए। जब आप लोग मेहनत करते हैं तब ये तस्वीर सामने आती है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया, जाने वजह अक्टूबर माह को, अक्टूबर मंथ हिंदू विरासत माह। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आप लोगों ने, जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते, जब उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने समय निकाला, लेटर लिखे, ईमेल लिखी, जाके लोगों से मिले, तो आखिरकार गवर्नर ने साइन कर दिया कि हाँ भाई एक और राज्य, इससे पहले हम 2 राज्य आपको और बता चुके हैं, ये एक और राज्य है जॉर्जिया, जहाँ पर अक्टूबर यानी जब दिवाली का महीना होता उसको हिंदू विरासत माह के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इस सब से क्या होगा? हिंदू विरासत माह, फलाना ढिकाना, क्या होने वाला है इससे? हमको सस्ता चाहिए सब कुछ। प्रीति जी कहती भैया मैंने संस्कृत इसलिए ली थी क्योंकि 100% सक्सेसफुल रिजल्ट है 6 से BA तक। बिल्कुल। तो इन सब से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना संस्कृत से फ़र्क पड़ रहा, ना चंद्रयान से। उनको सस्ता चाहिए, तो जिनको सस्ता चाहिए उनके लिए भी खबर है भाई। सिलेंडर के दाम में फिर हुई कटौती, 157 रुपये सस्ता हुआ, सस्ता अब मिलेगा सिर्फ इतने में। देखें नए रेट। कौन सा सिलेंडर है भाई? ये कमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर की कीमत की अपडेट दे रहे हैं। 19 किलो वाला, ये लाल जो दिखाया गया गलत है, ये ब्लू वाला सिलेंडर है ना, ब्लू कमर्शियल सिलेंडर पर भी 157 रुपये की कमी कर दी गई है सरकार के द्वारा। बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो हमारे जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जितने भी हमारे जो बाकी कामकाजी भाई हैं, उनको बड़ा पिंच कर रहा था ये कि, और लोग लाल सिलेंडर का फिर उपयोग करते हैं, अवैध रूप से करते हैं। तो अच्छा है ये भी सस्ता कर दिया, कम से कम कमर्शियल वाले भी अपना प्रॉपर काम करेंगे और चोरी चकारी में चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हो गया सस्ता यहाँ पर भी। शंकर जी कहते हैं नितिन जी, संस्कृत भाषा सीखने के लिए कृपया आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्स सजेस्ट कर सकते हो कि कोई क्लास जाके ही संस्कृत सीखना होगा? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे और हम खुद भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, है ना, प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखें ज़रा, आज भारत में एक और इतिहास लिखा गया है, जिस इतिहास के बारे में UPSC में सवाल आएगा, फिर मत कहना बताया नहीं था। नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यभार संभाला। वह भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास के साथ साथ रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं।
166 years and we never had a woman chairman रेलवे बोर्ड। आज वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा के रूप में आपको मिली है 1 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा डेट 1 सितंबर 2023 और नाम जया वर्मा सिन्हा और पद CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इस पर आज तक कोई भी महिला नहीं थी, ये पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर पहुंच गई। लोग कहते भारत में महिलाओं के ऊपर, महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं देता, भारत में महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए संभावना ने, रेलवे जैसा डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, लोहा लंगड़, महिला चेयरमैन रेलवे बोर्ड। वो लोग कहाँ हैं फेमिनिज्म वाले? उनको बुलाओ ज़रा, उनसे मिलना है, मुलाकात करनी है, उनको उनकी ज़रा शक्ल तो दिखा दो। कमाल के लोग हैं साहब। अमेरिका वाले लोग बड़े ज्ञान दे रहे थे। हाँ, ज़रा बताना यार, तुम्हारे यहाँ रेलवे में कौन रहा चेयरमैन, कितनी महिलाएं रहीं, बताओ, हम भी देखना चाहते हैं। और भी बहुत सारे देश हैं। तो ये स्थिति है, अब क्या ही कहें इनके बारे में। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। बात ट्रांसपोर्ट की हो रही है तो लगे हाँ तो आपके फ़ायदे की बात भी हो जाए। ATF प्राइस हाइक, त्योहारी सीज़न में महंगा होगा हवाई सफ़र, 18% बढ़े ATF के दाम। एविएशन टरबाइन फ्यूल के रेट बढ़ गए हैं। तो यदि आपको घूमने जाना है, यदि आपको अपने घर जाना है, दिवाली पर जाना है या कभी त्यौहार पर जाना है, भाई दूज पर जाना है, तो अभी से अपने टिकट बुक करा लीजिए। हो सकता है अभी रेट ना बढ़े हो, लेकिन फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे। और 18% तो ATF बढ़ा है, तो कम से कम 18% तो आप मान कर चलिएगा कि आपका टिकट बढ़ ही जाएगा। ठीक है, ये कम से कम है, हो सकता है 20% तक बढ़ जाए। बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको जहाँ भी जाना है, फ्यूचर में जब भी जाना है, अभी से अपनी डेट्स बुक कर लें और अभी से अपनी टिकट बुक कर लें। आपके फ़ायदे में रहेगा। रितु सेठी जी, जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? इतनी सारी बातें हो रही हैं लेकिन स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट्स के लिए भी आ गया भाई, नौकरी चाहिए सबको भाई साहब। SBI में निकली 6000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, देखें किस राज्य में कितनी सीट। राज्यवार बांटा, 6160 पद हैं कुल। ठीक है, और इसमें से अप्रेंटिस पद पर आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई, यानी चालू हो चुकी है, 31 सितंबर तक रहेगी। और अप्रेंटिस के लिए आपको कुछ नहीं करना, sbi.co.in पर जाना है। किसी फर्जी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, sbi.co.in। ठीक है, और वहाँ पर आपको तमाम सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 6160 पद जो निकले, उम्मीद करेंगे उस पर राष्ट्रवादी लोग जो रिश्वत ना खाते हों, जो बेईमानी ना करते हों, जो जनता को परेशान ना करें, ऐसे लोग पहुँचें और देश की सेवा करें। क्लियर है? चलिए आगे चलें। उससे पहले ध्यान दिला दें, महीना बदल गया। जिन लोगों ने पिछले महीने या उससे पिछले महीने या उससे पिछले महीने की फ़ीस नहीं जमा करी, वो QR कोड को स्कैन करके सारी पिछली और इस महीने की सारी फ़ीस जमा करा दें। ठीक है, QR कोड को स्कैन कीजिएगा। अमाउंट के ठीक नीचे आपको ऐड नोट या ऐड मैसेज लिख कर आएगा, उसमें टैप करके अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम ध्यान से भर दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। भीम UPI एड्रेस चलता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, है ना। तो इस माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी फ़ीस भर दें। 2 यूट्यूब चैनल, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/नितिन शुक्ला, इससे सब लोग जुड़ जाइए, जो फीस भरते हैं, नहीं भरते, सब लोग। ये काम की चीज़ है। ट्विटर पे NSU365 और @नितिन शुक्ला, इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को सर्च है, ट्विटर पर @नितिन शुक्ला, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं हर एक वीडियो के, हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर अपने हिसाब से, सुविधा अनुसार, यदि आप NRI तो NRI वाला भर दीजिए, अन्यथा भारत में रहने वालों का भारतीय जो फॉर्म है उसे भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा। अभी बिल्कुल नॉर्मल रेट चल रहा है, मैंने बुक किया टिकट। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है ना।
तो खैर, हाँ, अब चलते हैं। हमने कहा मजबूरी का घमंडिया गठबंधन। पहले तो घमंडिया गठबंधन देखे, बड़ा खतरनाक है भैया, कमाल है। आप भी देखिए, आहा, नहीं, ये यहाँ से जो शुरू हो रहे, ये प्रधानमंत्री हैं सारे खड़े, प्रधानमंत्री 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 प्रधान पीएम 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 पीएम। अब भाई साहब मैं थक गया, अभी तो आधे पे पहुँच गए। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, ओ भाई साहब, अरे गजब, इतने सारे पीएम के दावेदार हैं। ओए होए 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 होए, कहाँ घुसा दिया, कैसे खड़ा किया है भाई गुटका, रे राम, क्या बोले। चलो भाई साहब, इतने सारे, धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको मिलेगा चांस, सबको मिलेगा, सबको पीएम बनने का चांस मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का है, आराम से। इतने सारे ये पीएम के दावेदार हैं, ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं। कमाल कर दिया साहब, कमाल। कमाल तो अब आपको देखेगा सर अगली फ़ोटो में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कल तक ये चोर थे, 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 ये ईमानदार थे। और ये ईमानदार साहब कहते थे हम इन सबको जेल में डाल देंगे, मेरे पास सबूत है। आज खड़े नहीं हो पा रहे। खड़े होने के लिए जिनको चोर कह रहे थे उन चोरों का साथ लेना पड़ रहा है। वो कंधे पकड़ के इनको खड़ा किए हैं चोर जिनको ये बोल रहे थे। गजब हो गया साहब, कमाल कर दिया। इनके सपोर्ट के बिना आज ये खड़े नहीं हो पा रहे। जिनको कल ये चोर बोल रहे थे, जो चोर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा चोर हैं, आज उन्हीं का सहारा लेकर बेचारे खड़े हो पा रहे। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। खैर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण याद आता है, सदन वाला। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, कमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। ये कमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, कमंडिया गठबंधन है। और कमाल है साहब, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बनकर आए थे, क्या हो गए, गजब हो गया। थानेदार साहब गए तो थे कोठे पे छापा मारने, पर सिक्कों की खनक ऐसी थी कि खुद ही तवायफ बन बैठे। कमाल हो गया। ये स्थिति है। जो ना कहें वो कम है इनके लिए। 2-4 कमेंट ले लूँ फिर आगे बढ़ूँ, क्योंकि भाई कमेंट नहीं लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग नाराज़ हो जाएंगे। नितिन जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द PM फॉर 1 मिनट। नहीं, ये सर मिनट वाले ही हैं। हाँ, इनके ऊपर तो वो गाना फिट होता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। बस पल दो पल का ही खेल है इनका, सब पल दो पल के हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। हाँ, ठगबंधन ही कहेंगे। मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। युवरतन जी कहते हैं हर महीने एक नया PM आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हाँ, वो तो इस देश में पहले तो ऐसे ही कर दिया गया था, हमको महसूस होने लगा था ऐसा ही चलेगा देश। वो तो मोदी जी के आने के बाद में बदलाव हुआ थोड़ा, अदरवाइज़ तो सब ऐसे ही चल रहा था। खैर, एक तस्वीर आ रही है आज, उस तस्वीर को भी देखें। और ये जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, देखिए साहब, बैठक होनी है घमंडिया गठबंधन की, तब क्या हो रहा है।
ओ नो 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 नो, अरे भाई साहब, दीदी टीका देखते ही डर गया। दीदी बोला टीका नहीं लगाने का, नो 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 नो, टीका नहीं लगाने का है। लोगों को लगेगा कि हम हिंदू हो गया है, नोम हो हमारा ममता बनर्जी है, पर हम टीका नहीं लगाएगा। क्यों? हम मुख्यमंत्री है सेकुलर देश का, तो टीका नहीं लगाएगा। बात तो सही भाई, सेक्युलर देश के मुख्यमंत्री कैसे लगा लेंगे टीका? प्रदेश के, सॉरी, सेक्युलर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सेक्युलर देश है, टीका नहीं लगवा सकता हो, लोग बुरा मानेगा, पर हम नमाज पढ़ेगा। इसको हिजाब बोलते क्या? इसको क्या बोलते जो पहना है ममता दीदी? ममता दीदी बताएगा। कमाल हो गया साहब। टीके से समस्या है, टीके से समस्या है, लेकिन नमाज पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोगों को लोग वोट देते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। कमाल है, गजब के लोग हैं। क्या बोले भाई, अब तो सुधर जाओ, कि अब भी ना सुधरोगे। पर घमंडिया गठबंधन ने स्वागत किया। आज सबसे अच्छी या बुरी तस्वीर कहें तो वो अब आपको दिखा दें। बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। हाँ, ये मेयर की हैसियत वाले म्यूनसिपाल्टी, जिसको हेमंता बिस्व शर्मा जी बोलते हैं, हाँ? आ रहे हैं साहब। हाँ हाँ, टीका लगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसी बेइज्जती कौन करवाता है? दोबारा देखिए, दोबारा देखिएगा। ये आए, आवाज़ बंद करूँ, ये आए, इनको टीका लगा, ये बैठ देख रहे हैं, मुझे भी टीका लगेगा। आगे बढ़ गए, माला पहना रहे थे, हाँ भाई साहब आप जाओ। अरे चड्ढा साहब ने इनका रास्ता ही रोक दिया। अरे भाई साहब, टीका लग जाता, थोड़ा स्वागत हो जाता। ऐसा मज़े की बात ये देखिए, ज़रा इधर आइए, मज़े की बात ये देखिए, ये म्यूनसिपैलिटी वाले सीएम साहब, ये फुल फ्लेजेड सीएम साहब, और ये कोई है ही नहीं। हाँ, ये दांत निकालू साहब है, गजब हो गया। तो म्यूनसिपैलिटी के सीएम साहब जो है, म्यूनसिपैलिटी की हैसियत वाले सीएम साहब, उनका स्वागत हो गया। और जो ओरिजिनल सबसे पावरफुल प्रदेश जैसे कहा जाता है पंजाब, उसके सीएम साहब, उनका मौका ही नहीं लगा। क्या हालत हो गई पंजाब की, क्या हालत हो गई पंजाबियों की। बड़ा अन्याय हो रहा भाई साहब, ये क्या करें। गजब हो गया। वैसे इन सभी को जो है वो बनना था, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। एक वीडियो और है, हम कुछ नहीं कर रहे, लोगों ने वीडियो लगा दी, हम तो बस वो चला रहे हैं। हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। आप इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ केजरीवाल, a leader of a small union territory is ruling the state of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab, sir. You will be surprised to know, sir, पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोले पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। तो सर ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हमारा हेली राम 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 भाई, बड़ा बुरा हाल है। देसी ज़ेलेंस्की, क्या नाम दिया भाई, वाह। हमारे किन्हीं दर्शक ने लिखा देसी ज़ेलेंस्की है। भवेश कहते हैं वैसे सर आप कितने कठिन समय से गुजर रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ के समय पूरे मज़े में आ जाते हैं। देखिए सर भवेश जी, मैं बड़े एकदम क्लियर बात बताऊं, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, 2 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। श्री राम प्रभु, कोटि कोटि नमन, जी पे फीस डन। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी। एक रतन जी कहते पिछली बार नीतीश भाग गया था इसलिए दीदी नाराज़ होकर भागी। करेक्ट, बात सही है। तो बहरहाल
भव्येश आचार्य जी का जवाब दे दूं। मैंने पहले भी बोला, कई बार बोला, लगातार बोला और फिर एक बार पुनः बोल दूँ, है ना। आप क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन, और वो उतनी ही शिद्दत के साथ पूरा होना चाहिए। आपको जो रोना धोना करना वो बाद में करें, उसके लिए दिन भर पड़ा है, 2 घंटे छोड़कर, है ना। और यहाँ पर तो काम पूरा करना पड़ेगा। किसी ने कहा थोड़ी था, कोई पीले चावल थोड़ी भेजे थे, कोई इनविटेशन थोड़ी आया था। आप खुद से आपने चुना है, तो जो चुना है उसके लिए अब चाहे रोइए चाहे हंसिए, काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और उम्मीद करूँगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो कहते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, तो उनको एक बात बता दूँ, ज़िंदगी की ये डगर जो है बहुत कठिन डगर होती है, इसको आप चुनते हो। और मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसा कोई काम करो, है ना। करो तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ऐसा भी नहीं कह सकता क्योंकि ये आपका काम नहीं है, देश का और धर्म का काम है। तो जब राष्ट्र का और धर्म का काम होता है तो उसमें आपका कोई वजूद नहीं होता बॉस, है ना। तो मेरा कोई वजूद नहीं है इसमें, है ना। मुझे तो ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट। और अक्सर मैं बड़े क्लियरली बताऊं कि मैं यही सोचता था कि जब मेरे घर में कुछ होगा, जो पिछले 2 बार हो चुका, तो मैं सोचता था यदि मेरे ही घर में हुआ, मेरे ही पिताजी या माताजी के साथ हुआ, तब क्या होगा। तो उस चीज़ को लेकर भी बड़ा डर रहता था। लेकिन बहरहाल आज आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों के सामने चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, घमंडिया ये वो, आखिर क्यों गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और बीजेपी बड़ी हमलावर है इसको लेकर। लेकिन आज कुछ राहुल गांधी के बारे में फिर बताने की जरूरत है। राहुल गांधी की क्या चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, हैव यू बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते, तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए? आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं, तो आपसे और क्या कहा जाए? कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां से पैसा मिला है, ये चर्चा अभी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता भी कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? ये सवाल आज मुझे उठा रहा है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोव्स। राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी, मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों के सरकार? कि तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी? आज तक है। दलाई लामा कब भागे थे? कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कम। बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी हमलावर है और बिल्कुल सही बात पर हमलावर है। सेना की तरफ से बार बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, 1 इंच भूमि भी इधर उधर नहीं हुई है। और हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं कि मामला बिल्कुल इसके विपरीत है जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, चीन से उनका कुछ, उनकी पार्टी का और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ गठबंधन हुआ था, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ साइन हुआ था। वो क्या है वो अभी तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन
शायद उससे बंधे हुए हैं, तो इसलिए चीन की उनको बढ़ाई करनी पड़ रही है, इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और इस चीज़ को लेकर बीजेपी हमलावर है, सही कह रही है कि पंडित नेहरू के समय पर हमने जो ज़मीन खोई वो कभी वापस नहीं ले पाई, और बाद में तब इन्होंने बोला वहाँ पर बोले घास भी नहीं उगती है। ये घटना भी बहुत मशहूर घटना है, जिसमें सामने खड़े होकर उनको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या सिर कटवा देंगे? आपके सिर पर भी नहीं है, टोपी हटा कर देखिए। तो नेहरू जी को उसका कोई जवाब नहीं मिला था, चुपचाप रह गए थे, सन्न रह गए थे। तो ये स्थिति है। मोहित उपाध्याय जी, धन्यवाद भैया। खैर, फिर आखिर इस गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, घमंडिया गठबंधन की ज़रूरत क्यों है? एक न्यूज़, आज की न्यूज़, उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा सारी न्यूज़ के बारे में। लालू के करीबी रहे आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एससी से मिली उम्र कैद की सज़ा, डबल मर्डर के हैं दोषी। ओए होए 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 होए, ये है वो असल वजह। अब लोगों को एक एक कर उम्र कैद की सज़ा मिल रही है। मर्डर किए थे, डबल मर्डर, सोचे थे कुछ नहीं होगा, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। लेकिन ज़माना बदल गया साहब, बिल्कुल ही बदल गया। अब ऐसे तमाम सारे लोगों को सज़ा हो रही है। तो जो माँ बेटे जो उसमें है ना, जमानत पे बाहर जो घूम रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे हैं। वो कब उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाए और वो जेल के अंदर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं। उन सारे लोगों का गठबंधन है घमंडिया गठबंधन, जिसे IND कुछ बोलते हैं, पर है घमंडिया गठबंधन, महाघमंडी लोगों का गठबंधन। ठीक है ना। तो असल मजबूरी ये है। उम्मीद करते हैं आप सब तक ये बात पहुंच गई होगी और आप सबको समझ में आ गया होगा। सोनम टोंगसा जी, नमस्कार, कीप अप द ब्रिलियंट टूर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक बार याद दिला दें, QR कोड को स्कैन करना है, अपनी अपनी फ़ीस भरनी है। पिछली जो नहीं भरी है वो भी साथ में भर दीजिएगा, चाहे तो किस्तों में भर दीजिएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं। लेकिन सभी जगह पर अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम ध्यान से साथ में भेजा कीजिए। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उस बारे में बात करेंगे जो एक सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया। उस विशेष सत्र को लेकर बड़ा हंगामा है। लोग कहते हैं विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया, उसलिए बुलाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन सत्र किस लिए बुलाया गया, शायद ये क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखें पहले जरा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उपयुक्त कोई दूसरा व्यक्ति मिला नहीं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी से मिलना, उन्हें राज़ी करना, ये काम रामनाथ कोविंद जी के हाथ में है। कर पाएंगे क्या? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि कारण समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बार बार चुनाव होते हैं, पैसा बर्बाद होता है, बार बार आवाजाही नेताओं की होने की वजह से अवरुद्ध होते हैं मार्ग, इलेक्शन मोड में आ जाता पूरा प्रदेश या देश। उन चीज़ों से बार बार जो विकास है वो प्रभावित होता है और आपका मूवमेंट भी प्रभावित होता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन इज़ अ गुड ऑप्शन। मेरे ख्याल से इसको किया जाना चाहिए। बहरहाल नेता मानेंगे तब है। रामनाथ कोविंद जी कितना मना पाते हैं इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई साहब। सबसे पहले हेमंता जी की प्रतिक्रिया ले लें, क्या कह रहे हैं। सॉरी, पूर्व राष्ट्रपति, माफ़ी चाहता हूँ। Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision by
appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovindji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election, because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is an election, either Panchayat, either urban election, assembly, MP. So India's development is suffering for that. Prime Minister Modi has correctly realized, and he is advocating that one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amritkal, and I hope that according to the recommendation of this commission, Parliament and Prime Minister will take appropriate decision. On behalf of the people of Assam, I'd like to compliment Honorable Prime Minister Narendra Modi for taking a bold step towards one nation, one election policy. And I would also like to congratulate and offer my best wishes to Sri Ramnath Kovindji for his new assignment. चलिए साहब, तो ये तो फुल फ्लेजेड बात करें, बीजेपी के हैं तो बात करेंगे, फेवर में ही बात करेंगे, अगेंस्ट में थोड़ी करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, वो कुछ और बता रहे हैं, नॉटी कुछ और ही बता रहे हो तो वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, पूरा अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग तो अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान, एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन, ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे धकेलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है, उनके मन में डर है, इसलिए डर देने एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग कर रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब एक कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्योहार मनाते हैं, ये सार्वजनिक त्योहार। तो हमको महाराष्ट्र को हमेशा 10 साल में जिस प्रकार के ये हमसे बदलाव करते हैं, अब गणपति में सेशन, यानी महाराष्ट्र के सांसद वहाँ न पहुँचे, हमारी बात नहीं रख पाए। गणपति के साथ भी ये छल है, कपट है। तो कुल मिलाकर संजय राउत जी तो मना कर रहे हैं, बोले कि मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा लाए हैं, लोगों को भटका रहे हैं, हमसे डरे हुए हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। चुनाव की तो कह ही रहे हैं, चुनाव की ही कह रहे हैं, गजब है। खैर, महाराष्ट्र से आते हैं, कहते महाराष्ट्र के लोग उसमें शामिल ना हो पाएँ, MLA MPs, इसलिए जो है MPs जो शामिल ना हो पाएँ, इसलिए किया गया क्योंकि गणपति का उत्सव अभी है और 17 ऐसे समय बुलाना गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुन लें। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इसकी वजह से जो
हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए हैं, लोगों के फायदे के निर्णय लिए हैं, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। इंडिया की बैठक हो रही है अपोजिशन की, तो कितना महायुति पे कितना इफेक्ट गिरेगा इसके बारे में? इंडिया नहीं है वो, इंडिया अलायंस है, इंडी, INDIA, हाँ बीच में डॉट डॉट है सर। तो इसलिए वो अभी जो बैठक हुई है, अभी सब लोग जो 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तभी से सब विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब तुम्हारा पता है ना, तो तभी से वो कोशिश कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने कोशिश की, 2019 में कोशिश की। 2019 में तो ज़्यादा बढ़कर मोदी जी की सीटें आई, NDA की सीटें आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में भी इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि जो भारत देश की प्रगति कर रहा है, देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। आज कितनी योजनाएं देश में चल रही है जो 50-60 सालों में जो पहले वाली सरकार ने नहीं किया, वो सिर्फ 9 सालों में मोदी जी के सरकार ने किया। ये लोग जानते हैं और ये लोगों को चाहिए विकास, डेवलपमेंट, ये झगड़े वगड़े नहीं चाहिए। ये आज जो हुआ है, कितनी सब टोलियाँ आई है वहाँ पर, अभी वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रहा है। अभी उनके नंबर्स, उनके नामों से देखा जाए तो हर एक के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले उनके नाम पे लिखे हैं। ये बड़ी टीम है, ये टोली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कहूँगा, ये सब इकट्ठा पहले भी आए थे, ये इकट्ठा आ रहे हैं मोदी जी के डर से। मोदी जी के ऊपर नफरत है, द्वेष है। एक व्यक्ति जो देश का काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, उसकी बदनामी जाके प्रदेश में करते हैं। ये ऐसी कौन सी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है? और इसीलिए वो कितने भी कोशिश करे, जनता ने तय कर लिया है। अभी कोई बीच में सर्वे आया था कि 80% लोग मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसी में तो मोदी जी की जीत है। ये डर गए सब लोग और ये सब स्वार्थ से आगे आए हैं, स्वार्थ से इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं शिंदे साहब। राउत साहब बुराई कर रहे थे, मना कर रहे थे, पर राउत साहब कुछ भी नहीं है और शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। वेटेज मुख्यमंत्री का होता है, किसी अरे गहरे का नहीं होता। बड़ा स्पष्टता के साथ हमको समझना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के CM भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था। खैर बहरहाल, तो आखिर कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? संभव है क्या? क्योंकि कानून तो कुछ और ही है। सुने, पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुगलकी फरमान आप दे दोगे और वो हो जाएगा। भारत में चीज़ें कानून से चलती हैं, तो कानून क्या कहता है इस बारे में, उसको भी सुन। अपने संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 में 1951 में संशोधन हो जाए और हमें EVM VVPAT जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन इसको कराने में सक्षम होगा। अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है कि सर आसानी से हो जाएगी? इतना बच्चे आप बता रहे थे इलेक्शन कमीशन ने खुद सजेस्ट किया, अभी की स्थिति में क्या कुछ डिफिकल्टी आ सकती है या कुछ आसानी से? अब अभी की स्थिति की डिफिकल्टी तो एक ही है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में वो अमेंडमेंट कराना सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट से, तो उसके लिए सहमति बनानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इन अमेंडमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक इलेक्शन कमीशन बाध्य है कि जिससे विधानसभा की टेन्योर खत्म हो रही है उसका चुनाव करा दे वो। तो इसलिए पहला तो है अमेंडमेंट अगर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये तय कर लें कि कितनी EVM VVPAT उनके पास है, कितनी की जरूरत है, लगभग 35 लाख की जरूरत होगी, तो वो गैप अगर है तो उसके लिए पैसा दे दें और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम दे दें,
तो मिल जाएंगे। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की व्यवस्था कर लें तो इलेक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। मतलब ऐसे है ये चीज़ें, ऐसे नहीं हो सकती कि 2-4 महीने में हो जाएं। साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगेगा। प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्रोसेस में ये भी चीज़ आ रही है कि रिसेंटली जिन राज्यों में अगर चुनाव हुए हैं तो उनका किस तरीके से समाधान होगा, या उन सब के बारे में पूरे विकल्प इलेक्शन कमीशन ने सुझाए हैं, फिर उसके बाद नीति आयोग ने भी सुझाए हैं, विधि आयोग ने भी सुझाए हैं, तो बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से तय हो वो आप विकल्प चुन लीजिए और करा लीजिए। वैसे तो इससे सर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे क्या कुछ फायदा होगा देश का और जनता का? तो इस पर कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई है जिसके आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा जा सके कि फायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इंप्रेशन ये आता है कि लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएं। तो सब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पहले तो आपको बदलाव करना पड़ेगा कानून में। इसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत जी, जो अभी आपको बता रहे थे। इसके बाद आगे कठिनाई और भी है कि वीवीपैट और जो ईवीएम है वो कम है, वो पूरी मुहैया करानी पड़ेगी। सुरक्षा बल उतने मुहैया कराने पड़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन में, और इस सब में करने में 2 साल कम से कम लग जाएगा। तो एकदम से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। संसद सत्र बुलाया गया और वो कह रहे थे कि इसीलिए बुलाया गया, तो ये तो नहीं लगता कि इसलिए बुलाया गया होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मोदी जी हैं, कुछ भी संभव है। महिला आरक्षण भी संभव है कि महिला आरक्षण का बिल आ जाए। संभव तो यूसीसी तो नहीं, लेकिन यूसीसी जैसा कुछ भी आ सकता है, संभव वो भी है। संभव और 2-3 मुद्दे हैं। संभव ये भी है जो अभी आप देख रहे थे। तो अब क्या होता है वो तो जब कार्रवाई होगी तब मालूम चलेगा। क्लियर है? चलिए अब बाकी न्यूज़ की तरफ ले चलूँ आपको, जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी इधर उधर की न्यूज़ है। लेकिन उस छोटी मोटी न्यूज़ में एक बड़ी न्यूज़ है, और वो बड़ी न्यूज़ कहीं और से नहीं, इंग्लैंड से आ रही है। बड़ी न्यूज़ है। कैंसर के इलाज के लिए एक इंजेक्शन बनेगा रामबाण, आधे घंटे के अंदर दिखाएगा असर। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिससे लगाने से 30 मिनट के अंदर वो अपना काम शुरू कर देगा। और जो कैंसर के मरीज़ हैं, खासकर लंग्स कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के, क्योंकि लंग्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों ही अक्सर जो है 4th स्टेज में पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में लोग बच नहीं पाते हैं कीमो के बाद भी। लेकिन ये जो इंजेक्शन है बड़ा ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इससे लोगों की जान बच जाएगी, कैंसर को ख़त्म कर देगा। ये उसकी एक तरह से कहा जाए तो एंटीडोट है। ये इम्यूनोथेरेपी है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो उस इम्यूनोथेरेपी, लंग्स कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर है, ऐसा हमने देखा है, ठीक है ना। तो ये वो कैंसर का इंजेक्शन है जो आ गया है, जिससे लोग बच सकते हैं। A big news for medical science and for cancer patients right now. Now that the UK has become the first country to roll out this injection that administers treatment that helps beat cancer in just 7 minutes. It was given the go-ahead by the UK's top health panel and will now be rolled out by the NHS, which is the UK's public health service wing. So how it works is that it uses a drug called atezolizumab, which is usually administered via IV drip, to now an injection form. So the IV treatment that took anywhere between 30 minutes to an hour has now been cut short to just 7 minutes with this injection, cutting treatment time by 3/4. So lung cancer patients, breast cancer patients, liver and bladder cancer patients are eligible for this jab. And in fact, the NHS director has said that this is a very important new step because now patients can spend less time in hospital, and simultaneously that frees up chemotherapy units, which allows hospitals to treat more patients. The good news also is that the injection will cost exactly the same as the IV treatment. And both of them use the same drug, as I mentioned previously, which is shown to significantly reduce the risk of cancer recurrence. Back to you. तो कैंसर का रीअकरेंस भी नहीं होगा। अच्छी बात है। जो लोग हैं जिनको कैंसर है उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, उम्मीद करते हैं।
ठीक है ना। चलिए आज एक गंभीर मुद्दे के बारे में बात करेंगे। ये मुद्दा आप भी देखिए और फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। जिस तरह हमारे जीवन हमारे लिए ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए हमारे लिए वो लेकर है कि हमारे ज़्यादा प्यार भी मोहब्बत भी। हम धीरे धीरे वो बच्चे को भी सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह हम भी खुद सीखा हुआ है। इसलिए हम आगे तब ये कोशिश करूँगा हमारे जितने भाई बहन हैं सबके हर घर के अंदर भी हमारे लेकर भी पूछे। पता भी नहीं, और किसी बंदे ने ये भी सोच रही है नहीं पढ़ाई कहाँ से आ गई, पहले नहीं थी। सुना है बहुत मतलब दादा के टाइम से सुना है, वो मालूम कर दे गायब कर दिया हमारे पढ़ाई, क्योंकि ये हमारा महिला भाषा है, तो हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। मुलाजी जब से पढ़ा रहे हैं तब से पढ़ के हम लोग को आता है। हमारे बोली हम बोल सकते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हमारा पढ़ाई नहीं साथ बंदे पूछते हैं क्यों, बहुत शौक से मिली हमारा जवाब हम खुद पढ़ा है, फिर भी धीरे धीरे हमने सारे बच्चों को भी ये तालीम सिखाना शुरू कर दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा, तो ज़रा मैं आपको बता दूं, ये वो हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अवैध घुसपैठी हैं, नॉट माइग्रेंट सॉरी, अवैध घुसपैठी हैं। ये रोहिंग्या कहते हैं इनको। अभी इन्होंने कुछ 40 साल पहले 1980 के दशक में अपनी एक भाषा बनाई, उस भाषा को भारत के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय, बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक विदेशी भाषा आपके देश में पढ़ाई जा रही है जो आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, क्योंकि ये भाषा भी नई भाषा है, इस भाषा के बारे में किसी को नहीं मालूम है। हमारे यहाँ की जो एजेंसीज होती हैं उनमें सारी भाषाओं को जानने वाले लोग होते हैं, लेकिन रोहिंग्या भाषा को जानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो जब इस भाषा को जानने वाले लोग नहीं हैं और जब ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो भारत में फॉरेन लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी फॉरेन लैंग्वेज जो भारत को नहीं आती, जो भारत की संप्रभुता के लिए, एकता अखंडता के लिए खतरा बन सकती है, ऐसी लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जा सकती है इस देश की धरती पर। देखिए सर, खाना इनको हमारा है, आप देखिएगा, इस देश का खाना है, इस देश में रहना है, लेकिन भाषा इस देश की एक भी नहीं सीखनी है। कमाल है, अपनी भाषा चला रहे, और ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक हो सकता है तब जब भाषा हमको समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो मेरे लिए वीडियो वायरल हो रही है और जो ये वीडियो सोशल मीडिया में मेरे लिए चल रही है, जो मुझसे ये कल, मैं पार्टी लेवल का आदमी हूँ, कल मैं इस प्रोग्राम में चला गया, ये आदम आज आकर बैठ गया। देखिए, मुझसे गलती हुई है, मैं गलती पे अपनी शर्मिंदा हूँ और अल्लाह पाक से मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। और मुझे जमात के साथी भी आए मेरे पास, तो उन्होंने समझाया और मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी है और अपनी अहले बिरादरी, अहले कौम से माफ़ी मांग रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते इसको माफ़ करें और इंशाअल्लाह ताला आगे कोई किसी तरह की ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी कि जिससे मेरी कौम पे या मेरी बिरादरी पे किसी तरह का कोई असर हो। और मैं एक ईमान वाला हूँ, मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है और ना आप लोग कुछ समझे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने ईमान पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह कायम रहूँगा। मैं अपना कदम मेरा अब बह गए, आगे को इंशाअल्लाह नहीं बहेगा। और एक बात और ये है कि देखिए, अल्लाह पाक से मैंने बहुत माफ़ी मांगी है और आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। आप भी माफ़ करें, मेरी अहले बिरादरी माफ़ करें, मेरे अहले कौम माफ़ करें और मेरे जितने भी ये फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह वायरल हो रही है, आप इसको जो है अल्लाह के वास्ते इसको डिलीट कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और भाई उलमा इकराम के बीच में मैंने ये बात रखी है और मैं उनके कॉन्टैक्ट में चल रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि देखिए आपसे गलती हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, मैंने मांगी है और इसका कुफारा जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, आप अदा कर देना, ठीक है। अस्सलाम।
फतवा निकल गया साहब के खिलाफ में। क्यों, कहाँ से? नज़ीर व अजीम कुरैशी शिव यात्रा में शामिल हुए तो कौम ने उसके मुर्तद होने का फतवा दे दिया। बेचारा माफ़ी मांग रहा। अब ऐसे हिंदू का ठेका है इनको ईद पर गले लगाए। कमाल है साहब। तो ज़रा सा शिव यात्रा में क्या शामिल हो गए, फतवा निकल गया, माफ़ी मांगनी पड़ी सबके सामने। गजब है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात आजकल उससे भी ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे क्या मामला है, ज़रा इस मामले को भी बता दें। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर का ये इलाका है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने ये कह दिया छात्रों से कि बुर्का पहन कर आने की ज़रूरत नहीं है, बिना बुर्के पढ़ाई हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं। इसको लेकर जो पूरे स्कूल को घेर लिया गया और फिर माफ़ी मांगनी पड़ी बहरहाल जो टीचर साहब हैं उनको। आइए अब एक और न्यूज़ की तरफ ले चलें। वडोदरा मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, केस दर्ज। आप देखिए ये घटनाएं जो हो रही हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, ये पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन गुजरात में ज़्यादा हो रही हैं। क्या कारण है? पूरे देश में होने का क्या कारण है? ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके एक केस हो जाए G20 के समय पर, बस पूरी दुनिया में न्यूज़ जाएगी और खेल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो है लोगों को गुजरात में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुजरात में ही बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है, तो ये लोगों को ये डर बैठाया जा रहा है कि देख लो भाई अगर कुछ हो गया तो आपके तो हो गया कल्याण। तो ट्रैक के ऊपर सब सामान रखा जा रहा है, कभी डीरेल करने के लिए कुछ और रखा जा रहा है, रोज़ का एक नया काम। खैर नूह मेवात के बारे में भी किसी ने जानकारी मांगी थी, तो बता दें कि नूह में जो है अब तक 300 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऑब्वियसली जो शरारती तत्व हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, उनकी 443 अवैध मकान ढहाए गए हैं। इसमें 283 मुस्लिम के, 71 हिंदू के। सभी हिंदुओं को ज़मानत हो चुकी है और वो अपना केस अब नॉर्मली लड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक और ख़बर को लेते हैं और इसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित डिज़ाइन काम कर रहा है। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भाषा कुछ और है, लेकिन हाई कोर्ट की भाषा कुछ और है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है परिवार की विवाह की संस्था को नष्ट करता है, परिवारों को भी नष्ट करता है, और एक व्यवस्थित डिज़ाइन यानी एक एजेंडाधारी लोग इसके पीछे हैं और लगातार जो है इस पर काम कर रहे हैं। बात कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है और कोर्ट को भी मालूम है कि स्थिति क्या है, और वो भी चाहते हैं कि जो परंपरा है उसको फॉलो किया जाए। ऐसी स्थिति जो है कम्युनिज़्म की ऐसी स्थिति नहीं लानी है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। तो बहरहाल हम तो कहेंगे बहुत अच्छा फैसला है और इस पर अमल भी होना चाहिए। चलिए एक और चीज़ दिखा दें। दिल्ली में फव्वारे बताए जाते हैं लगाए गए हैं, शिवलिंग के आकार के लगाए गए हैं। शिवलिंग की हमारे यहाँ पूजा होती है, लेकिन शिवलिंग के आकार के ये फव्वारे लगाए गए हैं और ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पे लगाए गए हैं। अब इसको लेकर बड़ा विवाद है। हिंदुओं का कहना है कि ये गलत किया गया है। शिवलिंग जो हैं इनको हम पूजते हैं, इनको फव्वारे के तौर पर लगाना गलत है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, गलत है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मुझे लगता है, और वो दूसरा पक्ष ये लगता है कि किसी ने भी लगाया हो, है ना, चाहे केजरीवाल सरकार ने लगाया, चाहे किसी ने भी लगाया, किसी ने भी लगाया हो, कम से कम विजिबिलिटी है। अगर हम इसे हटा देते हैं तो क्या विजिबिलिटी रह जाएगी? तो एटलीस्ट विजिबिलिटी हो।
ये मेरी सोच है, ऐसा नहीं कि मैं सबसे बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि किसी भी अन्य व्यक्ति का या कोई एब्स्ट्रैक्ट लगाने चौराहे पर, उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि हम यदि संभव हो तो धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ों को रखें, भगवान की मूर्ति को रखें। आप किसे पसंद करेंगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आपके यहाँ कोई चौराहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा करना ही है, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। आपके यहाँ एक चौराहा है, उस चौराहे पर आप किसी नेता की, किसी आपके यहाँ के पूर्व जो नेता रहे उनकी, जो इस दुनिया में नहीं रहे नेता, इस तरह की किसी की वहाँ पर मूर्ति चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति चाहेंगे? जब जगह जगह पर ये चीज़ें होंगी, लगी होंगी, तो बच्चे सवाल पूछेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं, है ना? क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आपको चुनना है, आपको देखना है, राइट? ज्ञान वापी के शिवलिंग से जोड़ सकते हैं, नहीं ये सब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये काम बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना? आपको हमारा लाइव आज का कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस ज़रूर ध्यान से भेज दीजिएगा। पिछले महीने की नहीं भरी वो भी भर दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। इंफोटेनमेंट से भरपूर लाइव था आज का। कल फिर मिलते हैं। आज भी अडानी वाला मैटर छूट गया, कल हम इसको कवर करेंगे। तो कल मिलते हैं और जल्दी आएंगे कल, है ना, 9 बजे के आसपास, राइट? तो कल मिलते हैं। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।